दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में कई पार्टियां मुकाबले के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में 1 अक्टूबर को होगी और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के साथ ही इस समय जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ पर नतीजे 4 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच इस बार मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अकेले मैदान में हैं, वहीं पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाकर हिस्सा ले रही हैं। और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं करी है। बीजेपी ने ये ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी भी अपना पत्ता छिपा रखा और किसी मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करी है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में इस बार एक साथ लड़ने का ऐलान किया है और इस गठबंधन का चेहरा उन्होंने अभय सिंह चौटाला को बनाया है। वो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी से हरियाणा के लोग हैं नाराज, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति में ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करने की पार्टी की रणनीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। दूसरी तरफ इसके बजाय जाट बनाम गैर जाट फैक्टर ने जाट मतदाताओं को एकजुट और रणनीतिक रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनके समुदाय के गैर भाजपा उम्मीदवारों को वोट मिल सके। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि खट्टर की प्रमुख योजना परिवार पहचान पत्र को लेकर मतदाताओं में बहुत ही ज्यादा असंतोष है। इस योजना की आलोचना की गई है कि डेटा के अनुचित संग्रह के कारण निवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनमें राज्य की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजना भी शामिल है, जिसे पहली बार पूर्व उप प्रधानमंत्री और जाट नेता देवीलाल ने शुरू किया था। और यही बीजेपी के द्वारा लाई गई परिवार पहचान पत्र की योजना के खिलाफ गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अब हर जिले में समाधान शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर एक विशेष टीम डेटा की गड़बड़ियों को ठीक कर रही है। लेकिन स्थानीय लोग अपनी संपत्ति की आईडी को ठीक करवाने या बनवाने में आने वाली जटिलताओं की भी शिकायत करते हैं, जिसके कारण वे जमीन और संपत्ति को बेचने या खरीदने में असमर्थ हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीपीपी और संपत्ति आईडी दोनों योजनाओं को रद्द करने का वादा किया है और इनके द्वारा दिखाए गए इस वादे के कारण हरियाणा में इस बार कांग्रेस की लहर मजबूत है। इस बीच पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी तेज होती जा रही है। कुल मिलाकर हरियाणा में इस बार बीजेपी की दोनों ही टांगें लंगड़ी हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि लंगड़ा लंगड़ा कर चलने वाली बीजेपी को हरियाणा के लोग कितना लठ मारते हैं। इस परिवार पहचान पत्र योजना के अलावा बेरोजगारी को लेकर भी हरियाणा के अंदर अच्छा खासा असंतोष बढ़ रहा है। अग्निपथ योजना ने विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा में कैरियर की संभावना को प्रभावित किया है, जहां पर युवा पारंपरिक रूप से सशस्त्र बलों में नौकरी का विकल्प चुनते थे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा के अधिकांशतः युवा सेना में जाना चाहते हैं। अब यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से विदेश जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नौकरी के अवसरों की कमी और घटते भूमि जोत के कारण युवा पश्चिमी देशों में जाने के लिए खतरनाक रास्तों का रुख कर रहे हैं। और इसके साथ ही हरियाणा की स्थिति को और ज़्यादा बदतर बनाते हुए नस्ली दवाओं का दुरुपयोग भी अब पंजाब की सीमा से लगे हरियाणा के जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के अंदर तक आने लगा है। सिंथेटिक ड्रग्स दिल्ली के रास्ते राज्य में फैल रहे हैं और प्रशासन को नशे की लत से संवेदनशील तरीके से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी जैसी हस्तियों की हत्या और रंगदारी वसूली करने के रैकेट में शामिल गिरोहों और गैंगस्टरों का बढ़ता प्रकोप भी राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस की रणनीति आगे के लिए कुछ इस तरह से आ रही है कि भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए उसे आपस में लड़ रहे गुटों को एकजुट करना होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के उलट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, इसका भी उन्हें हो सकता है नुकसान, अतः इस पर भी एक पेड़नी रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में न बटें। हालांकि बीजेपी इस बार अपना चुनाव फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है और वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं और साथ ही वे इनकी अधिसूचनाएं जारी करवा रहे थे। लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही मुख्यमंत्री की सारी घोषणाओं पर ब्रेक लग गया है। हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा शुरू करी गई कई योजनाएं अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई घोषणाएं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई और यही एक मुख्य कारण है कि हरियाणा की जनता के अंदर वर्तमान सरकार के खिलाफ अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा की जनता ये जान चुकी है कि बीजेपी की सरकार और बीजेपी के गठबंधन की सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, उन पर कोई भी अमल नहीं करती। और जनता ये चाहती है कि घोषणाएं चाहे कम ही हो लेकिन वह जनता के बीच में पूरी की जाएं। आखिर जनता सरकार चुनती ही क्यों है? कुल मिलाकर इन सारी जटिलताओं से ये तो साफ है कि 2024 में बीजेपी के लिए सरकार बनाना हरियाणा में आसान नहीं है। 2019 में किसी तरह गठबंधन की सरकार बनाने में वह सफल हुई थी, लेकिन इस बार हरियाणा में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। आने वाले कुछ ही समय में हरियाणा की जनता अब ये साफ कर देगी कि वह किसे सत्ता पर बिठाती है और किसे धूल चटाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए यूं ही न्यूज़ इंटू।